हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई सीरीज से मॉडर्न इंडिया की। इसके अंदर हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये आपके बीए पार्ट 3 मतलब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक पूरा कंटेंट एज इट इज़ यूपीएससी लेवल का है, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि और जो भी लेवल्स है जिसके अंदर ये सिलेबस आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल कवरेज होता है यूपीएससी में, तो इसके कारण आपको और कोई अगर स्टेट सर्विसेज की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी कंटेंट को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो पढ़ेंगे हम इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के बाद इंडिया का किस तरीके से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ठीक है, राइज ऑफ रीजनल पावर्स एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो हम स्टार्ट करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ये दोनों जो हैं टॉपिक उसको हम मिडाइवल में कवर करेंगे। ठीक है, पहले मुगल्स जहाँ पे कवर करेंगे उनके साथ में ही उनका डिक्लाइन भी कवर कर लेंगे और रीजनल पावर का राइज भी उसी वक्त देख लेंगे। अब तो ये वाला कंटेंट हम मिडाइवल में कवर करेंगे। अभी स्टार्ट हमारा मॉडर्न इंडिया होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, ब्रिटिश इन बंगाल, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। जो ब्रिटिश ने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, जुरिसडिक्चर, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, जो भी सारे एक्ट्स आए थे उन सबको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, प्रीलियम्स के अंदर भी मेंस के अंदर भी इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में कि क्वेश्चंस पूछे गए, तो इनको आप अच्छे से, इसमें कंटेंट मैंने कवर करा है। उसके बाद इसके अंदर पुलिस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नोट्स काफ़ी कंप्राइज और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया मैंने, जिसे आपको अच्छे से समझ आती रहेंगी चीज़ें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू कंसोलिडेट इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश का पहले अलग अलग सेग्रीगेट थे, कहीं कहीं पे पावर्स थी, जैसे मेजर पावर्स जो थी वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में थी, तो इन सबको क्लब करा गया। फिर वो इनसे कहाँ कहाँ पे पावर का एक्सपेंशन हुआ, पूरा ब्रिटिश इंडिया किस तरीके से कंसोलिडेट हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनने अपनी जुडिशरी, पुलिस, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, पहले आपको पता था मुगल्स के अंदर में था, फिर उनसे धीरे धीरे इनने एक एक वन स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने प्रोसीड करा। ऐसे नहीं है कि एकदम से अटैक कर लिया और सारी चीज़ें अपने अंडर में कर ली। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ये चलते गए। फिर एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, फिर ब्रिटिश पॉलिसीज़ के एनालाइज करेंगे हम कि क्या क्या इम्पैक्ट रहे। गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ लेके आए, क्या उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हुई। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्शन करा है, उसके अगेंस्ट में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, क्योंकि हमारे रिलीजन को हार्म करने की उनने कोशिश करी थी। इसलिए आर्य समाज, ब्रह्मो समाज और एक रेनेनेंस कहते हैं इनको, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 मेजर है, आपको पता है। चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर 1858, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे 1858 की, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट हो गई थी, तो उसके बाद एक और एक्ट लेके आए थे, ये जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा था, 1858 वाला। ठीक है, पॉलिटी वाले सेक्शन में मैंने इस एक्ट को पढ़ाया है पहले भी, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। ये कंटेंट मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ जिससे आप एक बार मैच कर सकते हैं अपने कंटेंट लिस्ट से। जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए आप एक बार कंपेयर कर लीजिए कि क्या वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड हैं, और कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि रह गया है मैम से, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये वैसे तो सारी चीज़ें मैंने इस पे कवर करी है, बट तो भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर मॉडर्न फेज, मॉडरेट फेज आता है, जहाँ पे मॉडरेट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग होंगे वो चाहते थे कि हम लोग ब्रिटिश के अंडर में ही रहे और पोलाइटली उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। ठीक है, डिबेट और डिस्कशन से हम लोग रिफॉर्म लेके आए इंडिया के अंदर, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ब्रिटिश जो थे तो काफ़ी सेल्फिश थे। फिर एक्सट्रीमिस्ट फेस आता है, जब वहाँ पे उनको लगता है कि भाई मॉडरेट की जो पॉलिसी है डिबेट और डिस्कशन वाली वो वर्क नहीं करेगी, तो एक्सट्रीमिस्ट ने वायलेंट मेथड्स यूज़ करे, जिसके कारण बहुत से पार्टीशंस हुए बंगाल में, मॉल्यूमेंटो रिफॉर्म आया, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एंड लीडर। फिर गांधीयन एरर आता है, जब गांधी जी इस पॉलिटिक्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद गांधी एडवेंट किस तरीके से आए, रॉलेट एक्ट लाए, जलियनवाला बाग में स्कैर, ये खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, ब्रिटिश रिस्पॉन्स, नेगोशिएशंस, इंडियन नेशनल आर्मी एंड ये सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारा हमारा मेजरली कवर्ड रहेगा कंटेंट के अंदर। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार और देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या क्या कवर करेंगे। ये हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया हमारे क्या क्या कंटेंट होगा। उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया।
जो हमने कहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट किस तरीके से, व्हाट वर द मेथड्स वर अडॉप्टेड फॉर दिस। अब ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के लिए क्या मेथड्स अडॉप्ट किए थे, पहले उनने क्या करा, वॉर करी, फिर ट्रीटीज करी। मैंने आपको बताया था कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते गए, ठीक है। तो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करने के लिए पहले वॉर्स करते थे, वो छोटे छोटे जो भी रीजनल पावर्स थी। फर्स्ट टॉपिक था रीजनल पावर, राइज ऑफ रीजनल पावर्स। तो उधर जो रीजनल पावर्स आ रही थी नई नई, या फिर जो पहले से स्टैब्लिश्ड पावर्स थी, उनके साथ वो वॉर करते थे और फिर ट्रीटी कर लेते थे। अब ट्रीटी के अंदर इन लोगों ने सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके कारण आपको झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता होगा, जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से उनको कंट्रोल में ले लिया। सब्सिडरी अलायंस भी उनने काफ़ी टेरिटरी प्रिंसी स्टेट्स में करी थी। तो ये ऐसे पहले वॉर करते थे, ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे। ये वाली पॉलिसी ने अडॉप्ट करी थी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले आते थे कि विच पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। तो अब इस टाइप का पैटर्न चेंज हो चुका है ऑल दो क्वेश्चंस का, बट आपको एक पता होना चाहिए जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले वो लोग वॉर करते थे, फिर ट्रीटी करते थे, फिर वॉर करते थे। इस तरीके से वो मेजरली कंसोलिडेट करने लग गए थे अपने आप को। फिर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑन यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। अब किस तरीके से ये जो यूरोपियन पावर्स आ रही है दूसरी, जो और जो पोर्चुगीज वगैरह आ रहे हैं, फ्रेंच आ रहे हैं, डच पीपल आ रहे हैं, इन सब के ऊपर किस तरीके से ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट करी, ठीक है। ये किस तरीके से आए, पहले हम देखेंगे किस तरीके से ये आए, इनके क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उसके बाद किस तरीके से ब्रिटिश ने इन पे अटैक किया। फिर पोर्चुगीज के अंदर बैटल ऑफ स्वाली होती है, तब ब्रिटिश टेक ओवर कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर कॉलम में भी आ सकता है ये, कि पोर्चुगीज कब मतलब उनकी पावर कब रिड्यूस हो गई थी बैटल ऑफ स्वाली में। पोर्चुगीज ऑल्दो थे वहाँ पे साउथ के अंदर, पोर्चुगीज और फ्रेंच और डच ये लोग प्रेजेंट थे कुछ अमाउंट में, बट इनकी जो मेजर पावर जो पहले स्टार्टिंग में एकदम से आए थे, इन्होंने सोचा था हम पूरा इंडिया को कैप्चर कर लेंगे, इसके रिसोर्सेज ले लेंगे, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश ने इनको कॉन्क्वेस्ट के कारण इनको वीक कर दिया, ठीक है। तो पोर्चुगीज जो थे वो बैटल ऑफ स्वाली में हार गए थे ब्रिटिशर्स से, और 1612 में 1612 में सबसे पहले कौन हारता है, पोर्चुगीज। फिर उसके बाद होती है फ्रेंच के साथ वॉर, कार्नेटिक वॉर्स होती है, 3 कार्नेटिक वॉर्स के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे, जिस और लास्ट में बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश के अंदर फ्रेंच लोग भी हार जाते हैं, ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट ये काफ़ी एक पूरे टाइम पीरियड के लिए चलती है, लंबे समय के लिए चलती है, 44 से लेकर 63 तक, ठीक है। फिर उसके बाद डच से बैटल होती है, और बैटल ऑफ बेदारा में डच भी हार जाते हैं, और ये 1959 में 1759 में होता है, ठीक है। तो ये सारी आपको याद रखनी 3 चीज़ें। पोर्चुगीज कब हारते हैं, बैटल ऑफ स्वाली 1612। फ्रेंच कब हारते हैं, 3 कार्नेटिक वॉर्स होती है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश में वो फाइनली हार जाते हैं। फिर उसके बाद डच होते, डच बैटल ऑफ बेदारा। तो PSFCDB, ठीक है। या आप अपने हिसाब से एक्रोनिम्स या कोड वर्ड्स बना सकते हैं जिस तरीके से आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पोर्चुगीज़, अब बात करते हैं पोर्चुगीज़ जो फर्स्ट मेजर पावर्स आई थी, उनने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था। पोर्चुगीज़ का मेजर कंट्रीब्यूशन था टोमेटो लेके आने में, टोबैको लाने में, पोटैटोस और चिलीज़ लाने में। ये क्वेश्चंस भी आ रखा है पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि उनने पूछा था टोमेटो, टोबैको, पोटैटो, चिलीज़ वगैरह ब्रॉट बाय हु, विच यूरोपियन विच पावर। तो इसके अंदर पोर्चुगीज़ है, ठीक है। तो इट केम इन 1498। कब आए थे पोर्चुगीज इंडिया के अंदर, 1498। इनको हराया कब गया था, 1612 के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अराउंड 2 सेंचुरीज इनने भी इंडिया के अंदर स्पेंड करा टाइम, ठीक है। फिर ऑटोमन एम्पायर ट्रेड विद इंडिया वाई कॉन्स्टेंटिनोपोल और टर्की। पहले क्या होता था, ऑटोमन एम्पायर था, आप लोगों ने अगर मैप देखा होगा इंडिया वर्ल्ड का, तो उसके अंदर ऑटोमन एम्पायर जो अरब वाला ये जो रीजन था, ईरान वाला, वहाँ पे एक ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है। तो उसके थ्रू ये लोग ट्रेड करते थे, वो इंडिया से ट्रेड करते थे और फिर बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी उन तक ये लोग पहुँचाते थे, ठीक है। बट बिकॉज उन लोगों की, वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा उस पर अमाउंट प्रॉफिट अर्न करते थे, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करके उसकी प्राइस को बेचते थे प्रोडक्ट को, तो इसलिए इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट ट्रेड करेंगे इंडिया से तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी कारण ये लोग, पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स भी इनफैक्ट इसी रीज़न से इंडिया में आए थे। फिर लैंडिंग ऑफ वास्को डिगामा, पोर्चुगीज से कौन आता है, वास्को डिगामा। ये क्वेश्चन मैच द कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वास्को डिगामा पूछ लेंगे कि ही बिलोंग टू विच कंट्री, या फिर मैच द कॉलम लाइक इज दिस मैच इज करेक्ट और नॉट, यू हैव टू प्रूव दैट। तो इन चीज़ों के लिए आपको इस पर देखना पड़ेगा। लैंडिंग हुई थी वास्को डिगामा, जो कि पोर्चुगीज से थे,
एट कैलीकट। कैलीकट साउथ के अंदर है, मैंने मैप के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, तो अभी हम इसको कैलीकट कहाँ लोकेटेड है ये भी देख लेंगे। वेलकम्ड बाय जमूरिन, ठीक है, जमूरिन वहाँ के कैलीकट के एक लोकल रूलर थे जिन्होंने उनको वेलकम करा। परमिटेड ट्रेड इन स्पाइसेस, और वहाँ पे क्योंकि पहली बार कोई ऐसे फॉरेनर आ रहे हैं और वो भी पोर्चुगीज से, तो काफ़ी इम्प्रेस हुए, जमूरियन ने उनको अच्छे से वेलकम किया, वार्म वेलकम किया, और वहाँ पे उनको स्पाइसेस और फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन दे दी थी, ठीक है। फिर 1510 के अंदर स्टैब्लिश्ड बेस एट गोवा। ये जो वास्को डी गामा वगैरह जो पोर्चुगीज आए थे उन्होंने अपना बेस बनाया गोवा के अंदर बाय अल्फांसो डी एल्बर्क्यू द सेकंड गवर्नर, ठीक है। पहले कौन आता है, वास्को डी गामा, देन कौन आता है, अल्फांसो दी एल्बर्क्यू सेकंड गवर्नर, ठीक है। ये गवर्नर नहीं थे, ये ट्रैवलर थे। इसके बाद, इससे पहले भी फर्स्ट गवर्नर रह चुके हैं, उसके बाद सेकंड गवर्नर थे एल्फेंसो डी एल्बर्क्यू, जो कि गोवा के अंदर अपना बेस स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट कहाँ से करा था, कैलिकट से, देन एट गोवा। डिफीटिंग सुल्तान ऑफ बीजापुर, वहाँ पे जो रूलर थे सुल्तान ऑफ बीजापुर, उनको डिफीट करके इनने अपना सेटअप करा। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या यूज़ करा, यूज़ ऑफ फेट्रोशियस एंड कार्ट्रेज सिस्टम। अब ये क्या सिस्टम्स होते हैं इनको हम एक बार देखेंगे जब लास्ट में हम इसको यहाँ पे मैंने कवर कर रखा है, फेट्रोशियस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी किस तरीके से बैचलर ऑफ स्वाली होती है ना। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे फेट्रोशियस, इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज फोर्टिफाई करने लग गए थे वो, और कार्टेज सिस्टम का मतलब है कि वो जो नेवल आते थे पास देने लग गए थे, ठीक है, परमिशन ग्रांट करने लग गए थे कि जो भी वहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे कोई भी आ रहा है जहाँ पे इनका पोर्चुगीज़ का रूल चल रहा है, वहाँ पे उनको कार्ट्रिज इशू होता था, उनको परमिशन ग्रांट कर की जाती थी पोर्चुगीज़ के थ्रू, जिससे कि वो लोग आ सके, ठीक है। तो अगर कोई भी फॉरेनर आ रहा है या कोई भी लोग आ रहे हैं तो उन्हें ये कार्ट्रिज, ये परमिशन ऑर्डर होना चाहिए। टू कंसोलिडेट ट्रेड, इन अपनी ट्रेड को कंसोलिडेट करने के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके, तो पहली बात तो उन्हें अपनी फैक्ट्रीज को स्टेबल कर दिया था, फोर्टिफाइड कर दिया था। दूसरी चीज़ उन्हें कार्टेज सिस्टम यूज़ करा था, जिसके थ्रू वो अपनी जो नेवी है उस पर कंट्रोल कर सके, मतलब कि एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। फिर बैचलर ऑफ स्वाली होती है, फर्स्ट गवर्नर थे अल्माडा, मैंने आपको बताया था कि वेस्को डी गामा ट्रैवलर थे, फर्स्ट गवर्नर भी थे। सारे गवर्नर को हमको याद नहीं रखना है, बट जो इंपॉर्टेंट थे उनको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर थे अल्माडा और सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो डी एल्बर्क्यू। अब जो बैटल ऑफ स्वाली होती है, जिसके अंदर एंड होता है पोर्चुगीज पावर का, और वो कन्फाइंड हो जाते हैं केवल डीयू, दमन एंड गोवा में। ये आपको ध्यान रखना है, गोवा के अंदर जब पोर्चुगीज गए थे वो इंडिपेंडेंस के बाद में गए थे, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद में गए थे गोवा से पोर्चुगीज, तो ये चीज क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि हु वर द लास्ट टू लीव एंड फर्स्ट टू कम, दोज वर पोर्चुगीज। देन दमन और दीव के अंदर भी इनका अच्छा पावर था, बट मेजर पावर्स जो था उनका कन्फाइन कर दिया था बैटल ऑफ सॉली के थ्रू बाय द ब्रिटिशर्स। फिर पोर्चुगीज की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी, आई थिंक ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। हाँ, तो फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी, फर्स्ट थी गोवा में, जो कि कमर्शियल कैपिटल था, जिसको सेकंड गवर्नर ने, इसको एल्बर्क्यू ने इनको ये बेस बनाया था गोवा को। फ्रीड इन दिसंबर 1961 एंड मर्ज्ड विद इंडिया एंड मेड यूनियन टेरिटरी। आई टोल्ड यू कि ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था, तो मतलब दिसंबर 1961 में पोर्चुगीज गए थे। क्वेश्चन आ रखा है हु वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव, तो दोज वर पोर्चुगीज, ठीक है। तो 47 में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बाद 61 में ये लोग यहाँ से गए थे, एंड मर्ज विद इंडिया एंड मेड यूनियन टेरिटरी। फिर दमन एंड दीव के अंदर भी इनकी फैक्ट्री थी। ये आ जाता है क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ पे फैक्ट्री थी, तो गोवा में थी, दमन एंड दीव में थी, दादर एंड नागर हवेली में थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनके गुड रिलेशंस थे कृष्णदेव राय के साथ, जो हमारे साउथ के अंदर कृष्णदेव राय थे, काफ़ी फेमस है तेनालीराम और इनकी स्टोरीज, तो वहाँ पर इनका काफ़ी अच्छा रिलेशंस थे। क्योंकि एम्बेसडर कौन कौन थे कृष्णदेव राय के कोर्ट के अंदर, एक तो था डोमिनिको पेस, एक था फर्नांडो मुनीस, और एक था डर्टे बरबोसा। तो ये आपको, वैसे तो मेजरली आई डोंट थिंक सो इतना डीप में क्वेश्चंस आएंगे, बट फिर भी अगर आ जाते तो आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो Domenico Pace, Fernando Muniz, and Duterte Barbosa also had good relations with Akbar and sent Christian scholars in इबादत खाना। इबादत खाना आपको पता है कि रिलीजियस एक
ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर सारे रिलीजन्स के जो हेड्स थे वो वहाँ पे सिटिंग्स करते, मीटिंग्स होती थी उनके बीच में, इबादत खाना जो अकबर के, जब हम मुगल्स को पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो इसके अंदर भी क्रिश्चियन जो स्कॉलर्स थे वो पोर्चुगीज़ ने भेजे थे, क्योंकि ये क्या सिग्निफाई करता है कि उनका अच्छा रिलेशन था अकबर के साथ। फिर डिक्लाइन किस तरीके से हुआ पोर्चुगीज़ का, क्योंकि पोर्चुगीज़ इतनी मेजर पावर नहीं थी, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। बस एक तो इनका कंट्रीब्यूशन आता है जो हमने यहाँ पर देखा था, फिर इनका कहाँ पर एंड हुआ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ बेस था, कहाँ फैक्ट्रीज थी, किसके साथ अच्छे रिलेशंस थे, और उसके बाद इनका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो 1912 के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश कैप्टन थे एक बेस्ट, ठीक है, ब्रिटिश कैप्टन थे बेस्ट। तो उनने पोर्चुगीज के साथ लड़ाई करी, वॉर करी, फिर बैटल ऑफ स्वाली कहा गया उसे, ठीक है। उसे उसके कारण सूरत लॉस्ट बाय पोर्चुगीज, और सूरत के अंदर जो कंट्रोल था पोर्चुगीज का वो लेफ्ट आउट हो गया। उसके बाद 1631 के अंदर लॉस्ट हुगली, उसके बाद एक और लड़ाई होती है जिसके अंदर हुगली भी इनसे ले लिया जाता है, और ये किसके बीच में होती है, मुगल जो सुजा शाहजहाँ के बेटे थे सुजा, उनके बीच में और पोर्चुगीज के बीच में, क्योंकि सुजा जो थे वो संभाल रहे थे हुगली और वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उस वक्त तक, क्योंकि उस वक्त शाहजहाँ के बाद आप देख औरंगजेब के बाद डिक्लाइन होने लगता है ना, तो सुजा जो थे एक और सन थे, औरंगजेब थे एक सन, तो और एक चार सन थे ना शाहजहाँ के, तो उसके फर्स्ट जैसे जो सूजा थे वो वहाँ पे बंगाल को टेरिटरी को संभाल रहे थे। तो जब वहाँ पे पोर्चुगीज आए और अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको कौन हरा देता है, बंगाल के जो वहाँ पे उस वक्त गवर्नर थे सूजा, हु वॉज सन ऑफ शाहजहाँ। फिर 1662 के अंदर मैट्रिमोनियल अलायंस होती है, और इसके अंदर ब्रिटिशर्स की क्वीन की, हाँ ब्रिटिशर्स की क्वीन की मैरिज होती है पोर्चुगीज के किंग के साथ, तो वहाँ पे इनको इन डाउरी दे देते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस के अंदर डाउरी के अंदर दे दिया जाता है बॉम्बे सिटी, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस सेइंग भी है कि पोर्चुगीज को डाउरी में मिला हुआ है बॉम्बे, तो गेव बॉम्बे सिटी इन डाउरी when through a matrimonial alliance that was in 1662। देन इन 1962 ऑपरेशन विजय होता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे और उस वक्त तक हमारी 47 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हमको मोर देन 15 ईयर्स हो गए थे, तो हमने कहा कि अब और कोई एक्सटर्नल पावर्स हम पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसलिए ऑपरेशन विजय गया, जिससे कि हम रिमूव कर सके पोर्चुगीज़ को ड्यू दमन एंड गोवा से, जो इनकी जहाँ पे मेजर पावर्स इनकी कंसोलिडेट हो गई थी बैटल ऑफ स्वाली के बाद, वहाँ से भी इनको रिमूव करा जा सके, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू, ये याद रखना है ऑपरेशन का नाम आपको, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डच की। पोर्चुगीज़ कंप्लीट हो चुका है हमारा, उसके बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं डच लोगों की, कि डच किस तरीके से आए और किस तरीके से अपना स्टैब्लिशमेंट करा। ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए आए थे, यूनाइटेड ईस्ट कंपनी इनकी थी जो 1602 के अंदर आई, ठीक है। और वो लोग कब आए थे, 1498 आई गेस, राइट, यस, पोर्चुगीज केम इन 1498। ये आपको अरेंज करने में भी आ सकता है असेंडिंग ऑर्डर में, कि कौन सबसे पहले आया कौन सबसे बाद में आया, और इनको एक ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो हु केम इन 1498 व पोर्चुगीज एंड डच केम इन 1602, ठीक है। वे स्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट मसूलीपट्टनम, और उनकी फैक्ट्रीज कहाँ पे थी, गोवा में, दमन एंड दीव में, और दादर एंड नागर हवेली में, ठीक है, जो अभी यूटीज हैं। उसके बाद सूरत के अंदर भी थी, मसूलीपट्टनम, सूरत, नेगापट्टनम और पुलिकट, 16010, 1616, 1605, 1650। तो ये तो आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट मेजर ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज थी। फोर जगह, फोर इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट्रीज के सेंटर थे, एक था मसूलीपट्टनम, एक था सूरत, एक था नागापट्टनम, और एक था पुलिकट, ठीक है। फिर इसके अंदर रिप्लेस कर दिया पोर्चुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट। इसके अंदर इन डच अगर आए तो उसके कारण पोर्चुगीज की जो पावर थी वो कम हो गई, ठीक है। इसके जो मेजर यूरोपियन पावर ट्रेड कर रही थी इंडिया के साथ, सॉरी, उसके बाद इनकी पावर रिड्यूस हो गई। नाउ डिफीटेड बैटल ऑफ बेदारा, इनको कब डिफीट करा जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, इन बैटल ऑफ बेदारा, और उनको कब करा जाता है, बैटल ऑफ स्वाली, दैट टुक प्लेस इन 1612। और ये कब हुई थी, 1759, आफ्टर 1612, that happened in 1612, and for the Dutch it happened in 1759। so you can see how much gap is there, okay। ये गैप
जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लगता रहेगा कब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना टाइम लग रहा है उनमें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स और डच की लड़ाई होती है, बैटल ऑफ बेदारा इन 1759। Now Dutch East India Company was the first corporation to issue shares। फर्स्ट टाइम शेयर्स किसने करे थे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ डच जो पोर्चुगीज था वो था टोमेटोज, चिलीज और इन टोबैको के अंदर, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स लेके आना, क्योंकि जो शेयर सिस्टम अभी कंपनी के अंदर चल रहा है, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे शेयर्स मार्केट बारे में आपको पता होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी है। उस तरीके से जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट था वो फर्स्ट टाइम कौन लेके आया कॉर्पोरेशन में, ब्रिटिश डच की ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं हम ब्रिटिशर्स पे, कब किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, देन वील सी अबाउट मैप। तो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे वो कब आए, इन 1608 के अंदर क्या होता है, ये लोग, इनको एकदम से डायरेक्ट परमिशन नहीं दी गई थी जिस तरीके से पोर्चुगीज या डच को दे दी गई थी। ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट परमिशन नहीं मिली थी। पहले कैप्टन हॉकिंग्स आते हैं मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है, फरमान लेके कि हमें यहाँ आना है, हमें यहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी है, बट इनको रिजेक्ट कर जाता है। तो 1608 के अंदर कौन आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को मना कर दिया जाता है। उसके बाद 1609 वापस एक साल बाद आते हैं जहांगीर के कौन में जहांगीर के कोर्ट में फरमान लेके टू बिल्ड अ फैक्ट्री एट सूरत। वो कहते हैं हमें सूरत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करनी है, बट इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उस वक्त पोर्चुगीज के गुड रिलेशंस थे मुगल के साथ में, अभी हमने पढ़ा। फिर 1615 के अंदर विजिट ऑफ सर थॉमस रो टू मुगल एम्परर कोर्ट। अब इसके पहले आपको पता है ना 1612 के अंदर डिफीट हो चुके ऑलरेडी पोर्चुगीज, तो अब किसका इम्पैक्ट रहेगा, ब्रिटिशर्स का। अब मुगल्स को पता चल गया कि भाई पोर्चुगीज वीक है, इनने ब्रिटिशर्स ने इनको डिफीट कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि हमको ब्रिटिशर्स के स्ट्रॉन्ग पावर है तो हमको स्ट्रॉन्ग के साथ कोलैब करना चाहिए। तो विजिट ऑफ सर थॉमस रो आते हैं मुगल एम्परर की कोर्ट में, और फरमान हो जाता है फ्री ट्रेड एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम आइलैंड टोल्स। जो आइलैंड के टोल्स लगते होंगे जो पास करके आते हैं ना आइलैंड्स, पूरे वहाँ से अपनी जो टेरिटरी से इंडिया के अंदर आते हैं, तब बहुत सारे बीच में आइलैंड टोल्स आते हैं, जिस तरीके से रोड टोल टैक्स होते हैं उस तरीके से आइलैंड वहाँ पे सीज के अंदर, ओशंस के अंदर भी टोल्स होते हैं। तो उसको एक्सेम्पशन दे दिया था, इनको फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी थी कि आप यहाँ से ले जाके फ्री ट्रेड कर सकती हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट टाइम इनको परमिशन मिली थी 1616 के अंदर टू सेटअप फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम के अंदर डच की भी फैक्ट्री थी, ठीक है, तो डच की भी फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में, और ब्रिटिशर्स भी अपनी फैक्ट्री कहाँ सेटअप करते हैं, मसूलीपट्टनम में। फिर 1632 में क्या होता है, राइट टू ट्रेड इन गोलकोंडा किंगडम। फिर इनने वापस राइट टू ट्रेड कहाँ पे ले लिया, गोलकोंडा किंगडम में, जो कि हमारा साउथ के अंदर हैदराबाद वाला रीजन है। फिर 1651 के अंदर नवाब ऑफ बंगाल सुजाउद्दीन ग्रांट्स कंपनी द राइट टू ट्रेड आफ्टर पेइंग ड्यूटी। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे कुछ टैक्स चार्ज करेंगे, सुजाउद्दीन ने, और उसके बाद आपको ग्रांट एंड ट्रेड दे देंगे, ट्रेड टू राइट टू ट्रेड दे दी जाएगी आपको। तो 1651 में उनको बंगाल के अंदर भी राइट टू ट्रेड मिल गया। फिर 1662 में बॉम्बे रिसीव्ड एज डाउरी गिफ्ट फ्रॉम द पोर्चुगीज। इनको ब्रिटिशर्स को पोर्चुगीज भी डाउरी, आई थिंक ओवर हियर हमने जब डिस्कस करा था पोर्चुगीज, तो मैंने शायद आपको, हाँ जी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी कि मैट्रिमोनियल अलायंस होती गेव बॉम्बे सिटी, तो इनने दी थी, तो इनने ब्रिटिशर्स को दी थी, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोर्चुगीज को मिली थी, बट बॉम्बे सिटी जो थी वो पोर्चुगीज को नहीं, ब्रिटिशर्स को मिली थी, ठीक है। पोर्चुगीज ने तो दी थी, मिली किसको थी, ब्रिटिशर्स को डाउरी में, मतलब ब्रिटिशर्स का प्रिंस था और पोर्चुगीज की प्रिंसेस थी। फिर उसके बाद रॉयल फरमान इशू होता है बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। फरमान इनको कौन देता है, औरंगजेब, और उसने केवल राइट टू ट्रेड दी थी, एग्जाम्प्टेड टू पे कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल। पहले सुजाउद्दीन ने राइट टू ट्रेड दी थी बंगाल में, अब औरंगजेब ने क्या करा, कस्टम ड्यूटीज को ही एग्जाम कर दिया, मतलब कि इनको कस्टम ड्यूटीज़ जो वहाँ पे मेजर टैक्सेस ये लोग देते थे बंगाल में ट्रेड करने के लिए, वो भी इनको एग्जाम कर दिया गया। फिर 1717 के अंदर रॉयल फरमान मिला फ्रॉम एम्परर फारूक सियार टू ट्रेड कंसेशन, और उनको ट्रेड के अंदर भी कुछ कुछ कंसेशन दे दिए गए थे
जिससे ये स्मूथली ट्रेड कर सके। फिर मिंटिंग ऑफ ओन कॉइन्स, इनको ये भी अलाउ कर दिया था कि अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने खुद के कॉइन्स बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इनको करेंसी की पावर दी जा रही है, इनको ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पशंस मिल रहे हैं, तो इससे ये प्रॉस्परस होते जाएंगे। इनकी जो कॉइन सिस्टम अगर इन्होंने बना लिया तो ये मनी को अपने हिसाब से, रेवेन्यू को अपने हिसाब से चला सकते हैं, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके कारण इनको, अगर हम यही हमारी गलती हुई कि हमने इनको इतनी पावर्स दे दी, इसके कारण इनने हमारे ऊपर इतना एक्सटॉर्शन किया, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स सेंटर ऑफ पावर इन इंडिया, ब्रिटिशर्स का मेजर सेंटर कहाँ पे थे? बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हम मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये मेजर पावर्स थी। उसके बाद धीरे धीरे, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया की पावर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स यहीं तक थी। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे लड़ाई करती जाती थी और कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, बट क्योंकि रीजनल पावर्स भी डोमिनेंट थी, मराठास वगैरह भी पावर में थे, तो इसलिए कंसोलिडेटेड नहीं कर पा रही थी। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत सारी बैटल्स है, वॉर्स हुई, जिसके बाद इन लोगों ने कंसोलिडेट करा। और फिर पावर्स किसके हाथ में चल जाती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में। वो हम देखेंगे 1757 के अंदर, ठीक है। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल के अंदर फोर्ट विलियम इनका जो कॉलेज था, उसके अंदर इनने, ये कहाँ पर था? विलेज सुल्तानती बाय जॉब चरनॉक। इसके ऊपर अभी रिसेंटली कुछ डिबेट भी चल रही थी पार्लियामेंट में, क्योंकि जो जॉब चरनॉक थी, कि 14 जो विलेजेस थे, ठीक है, 14 विलेजेस को लेकर के ये जॉब, जो फोर्ट विलियम है, उसको क्लब करके बनाया गया था। फोर्ट विलियम फैक्ट्री थी इनकी बंगाल के अंदर, तो जिसको बनाया गया था 14 से 15 ऐसे विलेजेस को कंबाइन करके। तो ये डिबेट का पॉइंट बन गया था कि क्या ये किसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये इंडिया को ही बिलोंग करता है, और इसका जो ऑफिशियल नेम वेम को लेके कुछ पॉलिटिकल डिस्कशंस थे इसके ऊपर, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास के अंदर कौन सी फैक्ट्री थी? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और बॉम्बे के अंदर एज सच फैक्ट्री का कोई नाम नहीं, बट आपको ये बंगाल और मद्रास वाली याद रखनी है। बंगाल की थी फोर्ट विलियम्स और मद्रास की थी सेंट जॉर्ज। चलिए, ठीक है। हमने पोर्चुगीज़ को डिस्कस कर लिया, डच को डिस्कस कर लिया और ब्रिटिशर्स को डिस्कस कर लिया, किस तरीके से ये लोग आए, इनकी कहाँ का फैक्ट्रीज, इनने सेंटर थे पावर के। और उसके बाद हम देखेंगे हम नेक्स्ट फ्रेंच को। तो फ्रेंच लोग आए थे 1664 के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाय लुइस एंड 14th फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट। ये लुइस जो थे 14 फाइनेंस मिनिस्टर थे, कॉलबर्ट, उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, इनने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ करी थी? सूरत में। अब आपको याद रखना है, पोर्चुगीज जो आए थे उनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी कैलिकट के अंदर, गोवा के अंदर उनने अपना बेस बनाया। उसके बाद डच लोग जो आए, उनने मसूलीपट्टनम वगैरह 4 ऐसे मेजर पावर्स थे। फ्रेंच अपनी जो ब्रिटिशर्स थे, उनने भी मसूलीपट्टनम से स्टार्ट करा, और फ्रेंच ने भी सूरत से स्टार्ट किया। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि सब लोगों ने वेस्ट बैंक से ही स्टार्ट किया है, मेजरली सब लोगों ने वेस्ट बैंक से स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद 1669 के अंदर सेकंड फैक्ट्री बनाते हैं ये लोग भी, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम में अब 3 पावर्स हैं, अब 3 पावर्स एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए बैटल स्टार्ट होने लग जाती है। तो कॉजेज ऑफ बैटल भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। पौंडीचेरी एंड चंद्रनगर पोस्ट स्टैब्लिश्ड बाय फ्रेंच, इन लोगों ने पौंडीचेरी और चंद्रनगर में भी अपनी पोस्ट स्टैब्लिश कर दी थी। फिर 1742 के अंदर लॉर्ड ड्यूप्लेक्स आते हैं, और वो फर्स्ट गवर्नर बिकम्स द गवर्नर एट पॉलीकट एट पौंडीचेरी। लॉर्ड ड्यूप्लेक्स जो है हमारे कर्नाटिक वॉर्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फर्स्ट फैक्ट्री पौंडीचेरी के अंदर करते हैं, जिसे हम फोर्ट लुइस कहते हैं। तो फोर्ट लुइस किसकी फैक्ट्री थी? फ्रेंच की। और उससे पहले जो हमने पढ़ी थी फोर्ट विलियम्स एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट विलियम्स थी बंगाल में, मद्रास में थी फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो ये आपको याद रखना है। फोर्ट लुइस किसकी थी? फ्रेंच की। अब इसके बाद, हाँ, एक बार हम अरेंज कर लेते हैं किस तरीके से। तो पहले कौन आते हैं? पोर्चुगीज। कब आते हैं? 1498 के अंदर, है ना। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। हाँ जी। सो 1498 के अंदर आते हैं हमारे पोर्चुगीज पी। उसके बाद कौन आते हैं? 1664 में आते हैं ये लोग। और ये लोग 1616 में आते हैं, फर्स्ट 1608 में आए थे वैसे तो,
फर्स्ट टाइम, उसके बाद डच 1602, तो पोर्चुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं 1602 में, फिर 1609 में ले लेते हैं हम, क्योंकि उस वक्त तो केवल आए थे, वो राइट टू ट्रेड तो इनको 1609 में मिली थी, और फिर 1664। ठीक है, तो पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स एंड देन फ्रेंच, ये आपका ऑर्डर रहेगा याद करने का, कि पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए एंड फिर फ्रेंच आए। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन गए? पोर्चुगीज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या है इनकी फैक्ट्रीज का, मैंने मैप पे अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑल्दो मैप के थ्रू में नहीं आएगा, बट आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पहले देख लेते हैं ब्रिटिश की फैक्ट्रीज की। तो ब्रिटिश की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी? बहुत सारी फैक्ट्रीज थी इनके, आगरा में भी इन्होंने स्टैब्लिश करी, अहमदाबाद में भी, कैम्बे में भी, सूरत में भी। ठीक है, कैम्बे, बॉम्बे, सूरत, पटना, हुगली के अंदर आपको पता है इनको सुजाउद्दीन ने राइट दे दी थी, औरंगजेब ने भी दे दी थी। बालासोर के अंदर जो उड़ीसा के अंदर आता है, मच्छी का पट्टनम में। फिर उसके बाद में इनको और कहाँ मिल गई थी? चेली में, कन्नौर में, और यहाँ पर कैलीकट में। ठीक है, यहाँ पे इनको पावर्स मिल गई थी, यही है। उसके बाद पोर्चुगीज कहाँ कहाँ पे आए? तो पोर्चुगीज दमन एंड दीव में मेजर फैक्ट्री थी, फिर इनकी बसीन में फैक्ट्री थी, उसके बाद इनकी गोवा में भी फैक्ट्री थी और कैलिकट में भी थी। गोवा में मेजर फैक्ट्री पावर थी इनकी, बट शायद फैक्ट्री नहीं थी कैलिकट में। कैलिकट में फैक्ट्री केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ब्रिटिशर्स की थी आई थिंक, हाँ जी। उसके बाद में ये तो मेजर 3 पावर्स ही थी, है ना। फिर आते हैं हमारे फ्रेंच। फ्रेंच को डिस्कस नहीं करा हमने, हाँ फ्रेंच की फैक्ट्रीज देख लेते किस तरफ थी। फ्रेंच की फैक्ट्रीज थी माहे। माहे वॉज इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री एट ऑफ फ्रेंच। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी में भी थी इनकी। उसके बाद बस 2 ही मेजर फैक्ट्रीज थी आई गेस इनकी, हाँ जी। उसके बाद अगर इसके अंदर आपको और भी कई फैक्ट्रीज आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने एनसीईआरटी से लिया है ये पूरा मैप, तो उसके अंदर इधर ही बता रखा था। अगर आपको लग रहा है कहीं और भी थी तो आप इनको मैप में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रिटिशर्स की हमने देख ली थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज हमने देखी थी और ब्रिटिशर्स की पावर को भी इसके अंदर डिनोट करा गया है। पोर्चुगीज की हमने देख ली, फ्रेंच की हमने देख ली, अब डच की भी देख लेते हैं। डच की पावर्स थी कोचिन में, नागपट्टनम में, और फोर्ट डेविड। ये फोर्ट डेविड याद रखना किसके लिए है? डच के लिए। फोर्ट लुइस किसके लिए है? फ्रेंच के लिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसके लिए है? ब्रिटिशर्स के लिए, जो कहाँ पे थी? मद्रास में। और विलियम्स, फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है? बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कोचिन के अंदर पावर थी डच की, नागापट्टनम में थी, और पुलिकट में थी। पुलिकट यहाँ पर है, इनकी लोकेशंस याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मैंने बताया था ना, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री यहाँ पर ये रही। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रिटिश जो पोर्चुगीज थे उनकी मेजर पावर कहाँ थी? दमन, दीव, बसीन और बॉम्बे के अंदर, सॉरी गोवा के अंदर। बॉम्बे के अंदर किसकी पावर थी? ब्रिटिशर्स की। अंजेजा, अंजेंजा ये फर्स्ट टाइम कैप्चर हुआ था, ये भी वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स की ही पावर्स थी। पटना के अंदर, इनके अंदर देख लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये। फिर उसके बाद आते कार्नेटिक वॉल्स। कार्नेटिक वॉल्स किसके बीच में हुए थे? फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर्स वाज एन इको ऑफ द वॉर्स ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वॉर ऑफ सुप्रीमेसी। ऑस्ट्रिया के अंदर भी एक वॉर ऑफ सुप्रीमेसी चल रही थी कि कौन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, तो उसी का जो एक्सटेंशन है माना जाता है कि कर्नाटिक वॉर्स में भी देखा गया है। मतलब कि कर्नाटिक वॉर मेजरली ये नहीं था कि केवल इंडिया की इशू की वजह से हो रही थी, इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज के एक कंपटीशन की वजह से हो रही थी, बट क्योंकि ओवरऑल जो वर्ल्ड के अंदर सिनारियो चल रहा था उस वक्त वहाँ पे यूरोपियन पावर्स के बीच में, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कर्नाटिक वॉर्स में देखा जाता है। उसको भी कहीं ना कहीं रीजन माना जाता है कर्नाटिक वॉर्स के पीछे। फिर द फाइट बिटवीन इंग्लिश एंड द फ्रेंच ऑन इंडियन सॉइल फॉर सुप्रीमेसी। तो जिस तरीके से ऑस्ट्रिया के अंदर वॉर ऑफ सुप्रीमेसी हो रही थी, उसी का इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया के अंदर भी, इंडियन सॉइल के ऊपर भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में सुप्रीमेसी के ऊपर वॉर्स होती है। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होती है हमारी 1946 और 48 तक।
2 साल के लिए ये वॉर होती है, जिसके अंदर कौन जीतता है? फ्रेंच। अब स्टार्ट कब होती है? मेजर ईयर याद रखना है, 1946। सॉरी, दैट शुड नॉट बी 46, यहाँ पे ये 1746 है। प्लीज़ मेक अ करेक्शन, यहाँ पे अगर आप नोट लिख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, इट शुड बी 1746। ठीक है। फिर यूरोप के अंदर क्या चल रहा था उस वक्त? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है। इसके ऊपर हमको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड के ऊपर चल रहा था, यूरोप के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट अभी हम इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यूरोप के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, जोक्स अपार्ट। उसके बाद 1746 के अंदर कैप्चरिंग ऑफ मद्रास बाय फ्रेंच, इम्पोर्टेंट इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर रूल्ड बाय नवाब ऑफ कर्नाटक। तो इसके अंदर पहले ये रूल जो इंग्लिश का अच्छा ट्रेडिंग सेंटर था यहाँ पर मद्रास के अंदर, बट इसको किसने कैप्चर कर लिया था? क्योंकि फ्रेंच वन हो गए थे, तो इनने जो इम्पोर्टेंट सेंटर था मद्रास को कैप्चर कर लिया था। फिर ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था? अब फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था मद्रास की इनका इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर को, तो अब इसके ऊपर ब्रिटिश क्या रिस्पॉन्स देगा अपना? द सीज ऑफ पौंडीचेरी बाय ब्रिटिश। तो फ्रेंच ने ले लिया उनका मद्रास वाला ट्रेडिंग सेंटर, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा? रिस्पॉन्स में एक्शन रिएक्शन प्रोसेस चल रहा है, उनने सीज कर लिया पौंडीचेरी को। ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस बाय ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स ने इसको रिट्रीट कर, और रिट्रीट ऑफ ब्रिटिशर्स, मैंने आपको बताया था कि ड्यूप्लेक्स वॉज द गवर्नर। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स ने यहाँ पे रिट्रीट कर दिया ब्रिटिशर्स को। फिर ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चैपले, तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी? एलेक्स ला चैपले। और ये ट्रीटी हुई थी, वैसे तो बाहर हुई थी ये, इसलिए इसका नाम भी आप देख रहे हैं कि फॉरेन ओरिजिन का, फ्रेंच नेम है ये। तो मद्रास गिवन बैक टू ब्रिटिशर्स, जो फ्रेंच ने मद्रास को कैप्चर करा था वो उनको वापस दे दिया, और क्यूबेक्स टू द फ्रेंच, और उनको उसकी जगह दूसरी, क्योंकि कनाडा की वजह से कनाडा के अंदर भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई इस वक्त तक ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर चल रही थी। बहुत ज़्यादा सेंटर्स थे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे इनकी लड़ाई चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि ये लोग भी अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर लड़ाई चल रही थी, कि ब्रिटिशर्स चाहते थे हमारी कॉलोनीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड में, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, और फ्रेंच चाहते थे कि हम लोगों की सुप्रीमेसी हो, हमारी सारी रिसोर्सेज हो। इस रिसोर्स के चक्कर में इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कॉलोनीज़ के ऊपर कैप्चर करने की कोशिश करी। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की वॉर्स और बैटल्स देखी गई है। तो एलेक्स ला चापले, मद्रास गिवन बैक टू ब्रिटिशर्स एंड क्यूबेक इन कनाडा, क्योंकि इसको कंपनसेट करने के लिए क्यूबेक कनाडा में फ्रेंच को दे दिया गया, जो कि ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करा था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हमारी ओवर होती है। आपको इसका ईयर याद रखना है, कौन जीता ये याद रखना है, और इसकी कौन सी ट्रीटी है मेजरली वो याद रखनी। इन नोट्स के अंदर मैंने वैसे तो इसको रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, बट आप एक बार और अच्छे से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर कब हुई थी और इसके अंदर क्या इन्फ्लुएंस था। तो फॉर द सेकेंड कर्नाटिक वॉर फॉर कमर्शियल सुप्रीमेसी, ये क्यों हुई थी? कमर्शियल सुप्रीमेसी के लिए हुई थी। 1749 के अंदर हुई थी, तो जस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1746 से लेकर 48 तक वो वाली फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। आफ्टर 1 ईयर ही वापस से उनके, पहले इन लोगों ने ट्रीटी साइन कर दी कि अब हम लोग पीस से रहेंगे, एलेक्स ला चापले वाली ट्रीटी ऑफ एलेक्स ला चापले ने साइन कर दी, जिससे कि ने कहा कि हम अब पीस मेंटेन करेंगे इंडिया में, आपने हमारी कोई टेरिटरी दे दी, हमने आपको। बट आपको पता है कि दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती है, वो अपने डायलॉग अगर हिंदी में सुना होगा, तो उसके अंदर ये दोनों ही सुप्रीम पावर थी, दोनों सुप्रीमेसी के लिए लड़ रही थी, दोनों चाहते थे कि हमारा हो कंट्रोल। इसीलिए 1749 में वापस लड़ाई हो जाती है, और फ्रेंच अटैक करता है आरकोट पे, आरकोट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। ब्रिटिश काउंटर अटैक लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ के ब्रिटिश के गवर्नर थे, इन्होंने अटैक करा फ्रेंच के ऊपर, क्योंकि फ्रेंच ने अटैक करा आरकोट को कैप्चर करने के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने काउंटर अटैक करा बाय रॉबर्ट क्लाइव। नाउ फ्रेंच रिट्रीट फ्रॉम आरकोट, और इसके कारण फ्रेंच रिट्रीट कर गए आरकोट से। फ्रेंच इंटरफियरेंस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन दैट स्टार्टेड आफ्टर डेथ ऑफ असफ शाह। अब आरकोट के अंदर क्या हो रहा था? एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी कि कौन कंट्रोल करेगा ब्रिटिशर्स इसको, जो असफ शाह की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे उनके जो सन थे और उनके जो सन इन लॉ थे शायद, उसके अंदर बीच में एक
वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, तो उसके लिए सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच जो थे, वो अदर पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो दूसरी पार्टी को। तो ऐसे दोनों एक दूसरे की पार्टी, दोनों दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करने की वजह से लड़ लिए थे। असफ जाह की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आरकोट के अंदर एक वॉर ऑफ सक्सेशन थी, जो कि आफ्टर डेथ ऑफ असफ जहाँ की वजह से हुई थी। एंड they started after the death of Ashraf Shah and the late Nizam of Hyderabad. The French officer बसी, फ्रेंच ऑफिसर कौन था उस वक्त? बसी। ठीक है, तो ड्यूप्लेक्स रिकॉल्ड इसके अंदर जो, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंच वॉर हुई थी उसके बाद ड्यूप्लेक्स को बुला लिया गया था वापस। ठीक है, उसके और इसके अंदर ऑफिसर बसी थे एंड रिप्लेस्ड बाय गोडहू। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर के अंदर कौन थे ऑफिसर? फ्रेंच की तरफ से गोडहू, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एंड गोडहू वर द एनिमीज। और इसके अंदर कौन थे? ड्यूप्लेक्स था एक तो, एंड एक मिनट, हाँ जी, इसका कैपिटल आरकोट था। ये जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे इसमें कैपिटल्स का आरकोट था। फ्रेंच की तरफ से ड्यूप्लेक्स थे, एंड ब्रिटिशर्स की वजह से हमको दे नहीं रखा है इसके अंदर, है ना, शायद क्लाइव ही थे। आई थिंक क्लाइव ही थे इसके अंदर भी। फिर इसके अंदर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है विथ इंग्लिश। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के कारण इनमें, गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी यहीं तक है, मुझे लगा एक्सटेंशन है। बट ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होती है 1755 के अंदर विथ इंग्लिश, और इन लोगों ने कहते हैं कि अब हम वापस से पीस मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चापले। और सेकंड कर्नाटिक वॉर में ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, जो 1755 में हुई थी। 54 में कंप्लीट हो गई थी वॉर, और 55 में ट्रीटी हो गई थी। ठीक है, ये भी वॉर मोर देन 5 ईयर्स तक रही थी ये वॉर। पहली वाली 2 ईयर्स तक, देन फॉर 5 ईयर्स, एंड द थर्ड जो है वो भी ऑलमोस्ट, हाँ वो भी 5 ईयर्स के लिए थी। अब 55 में इन्हें ट्रीटी साइन करी, 54 में वॉर एंड हुई। अब ये वापस कहते हैं कि भाई हम तो लड़ाई करेंगे। विद इन 4 ईयर्स और 3 ईयर्स इनने वापस से लड़ाई स्टार्ट कर दी। फिर यूरोप के अंदर क्या हो रहा था उस वक्त तक? 7 ईयर वॉर चल रही थी। ठीक है, उस 7 ईयर वॉर क्यों? क्योंकि वो 7 ईयर्स तक कंटिन्यूस वॉर थी, इसलिए उसको 7 ईयर वॉर कहा जाता है। 1757 के अंदर सीज ऑफ चंद्रनगर बंगाल बाय क्लाइव। ठीक है, 1757 के अंदर जो बंगाल वाली चंद्रनगर टेरिटरी थी उसको रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्चर कर लिया था। तो जून 1758 के अंदर काउंट ले लैली, जो कि फ्रेंच गवर्नर थे, इसके अंदर कौन, पहले वाले में कौन थे? ड्यूप्लेक्स थे, ड्यूप्लेक्स को बुला लिया। सेकंड के अंदर कौन थे? गोडोहू थे। थर्ड के अंदर कौन था? काउंट डी लैली। ये फ्रेंच गवर्नर थे एट पौंडीचेरी। अटैक्ड फोर्ट सेंट डेविड, जो कि ब्रिटिश सेटलमेंट था। कहाँ पे? पौंडीचेरी का जो, सॉरी, पौंडीचेरी के अंदर जो ब्रिटिश सेटलमेंट था उसका नाम था सेंट डेविड। सेंट लुइस था फ्रांस का। ठीक है, वो फैक्ट्री थी। फिर इसके अंदर इन लोगों ने उसको अटैक कर दिया था। तो इसके कारण बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होता है, जो कि 1760 के अंदर होता है, एंड डिफीट हो जाती है फ्रेंच की। फर्स्ट टू कर्नाटिक वॉर्स के अंदर क्या होता है? फ्रेंच जीतता है, मतलब, पर सेकंड के अंदर, फर्स्ट वाली में तो फ्रेंच ओवरऑल जीतता है, सेकंड वाली के अंदर भी फ्रेंच जीतता है, बट उसको इतना फायदा नहीं होता है। और फर्स्ट वाले के अंदर भी फ्रेंच जीतता है, बस उसको फायदा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे नेगोशिएशन हो जाता है। अब इन 1763 के अंदर एंडिंग ऑफ 7 ईयर वॉर्स भी हो जाता है, साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो जो 7 ईयर वॉर्स जो वहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चल रही थी यूरोप के अंदर, वो एंड हो जाती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर भी पीस आने लग जाता है, और वहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, यहाँ पे बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुई। और वहाँ की जो ट्रीटी ऑफ पेरिस, याद रखना, वहाँ पर हुई थी, अपने इधर नहीं हुई थी। बट वो 7 ईयर वॉर अगर पीस में हो गई है, उसके कारण हमारे यहाँ पे भी इम्पैक्ट पीसफुल देखा गया, और बैटल्स रिमूव फ्रेंच के बीच में खत्म हो गए, क्योंकि फ्रेंच ऑलमोस्ट डिफीट हो चुके थे इस टाइम तक। उनको पावर्स जो थी रिड्यूस कर दी गई थी। नाउ फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया वर मेड प्रोटेक्टरेट स्टेट्स। ठीक है, और उसके अंदर जो फ्रेंच पोजीशंस थी उनको ब्रिटिश इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया था। चलिए, उसके बाद में हम देख लेते हैं फ्रेंच फॉर, एक मिनट,
रीज़न फॉर फ्रेंच डिफीट। अब फ्रेंच का डिफीट क्यों होता है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो स्टेट अंडरटेकिंग थी, ठीक है। मतलब फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेट रन थी, वो पब्लिक थी, मतलब कि उसको गवर्नमेंट रन कर रही थी। और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश वाली, वो प्राइवेट एंटिटी थी। फिर डायरेक्टर्स जो थे वो क्राउन अपॉइंट करता था, मतलब वहाँ का किंग अपॉइंट करता था फ्रेंच का। यहाँ पे डायरेक्टर्स जो थे वो कौन करता था? कंपनी अपॉइंट कर रही है जो कि प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है। वो लोग लेथार्जिक एंड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर कंपनी था, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल था कंपनी के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर प्राइवेट एंटिटी थी, और ओपनिंग अप ऑफ डिफरेंट फ्रंट्स बाय फ्रेंच। इसके अंदर इंडिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर बहुत सारे फ्रेंच फ्रंट हो गए थे। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका में भी फ्रेंच पावर के लिए लड़ रहे थे, यूरोप में भी लड़ रहे थे जो 7 ईयर वॉर हमने देखी, फिर उसके बाद ये इंडिया के अंदर भी लड़ रहे थे। तो इसके कारण डिफरेंट फ्रंट ओपन हो गए थे फ्रेंच के लिए, इसी के कारण इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। नाउ फेल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। जो फ्रेंच लोग थे वो फेल हो गए थे अपनी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन समझने के अंदर, किस तरीके से रीजनल पावर्स भी है यहाँ पे, और भी डच और पोर्चुगीज उस वक्त चल रहे हैं, फ्रेंच भी आ गए हैं, ब्रिटिशर्स की पावर मेजर हो गई क्योंकि ब्रिटिशर्स के अब कंट्रोल मिलने लग गया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। Now Britishers had advantage as they had partial control over Bengal. मेजर जो एडवांटेज था ब्रिटिश के पास क्या था कि इनको कंट्रोल था बंगाल के पास। फ्रेंच का जो अपन ने मेजर देखी थी यहाँ पे, हमने जो मैप के अंदर देखी थी फ्रेंच की जो टेरिटरीज थी, ठीक है, वो कहाँ कहाँ थी? पौंडीचेरी के अंदर और इस तरफ माहे के अंदर, ये दो तीन ही थी, बट इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे। उस रिसोर्सेज का फ़ायदा मिला इनको फ्रेंच ब्रिटिशर्स को जीतने के अंदर, और फाइनली बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश में फ्रेंच हार गए। फिर विक्ट्री एट प्लासी 1757 में गेव ईस्ट इंडिया कंपनी लार्ज एरिया ऑफ रिच रिसोर्सेज। और जो बैटल ऑफ प्लासी के अंदर इनको विक्ट्री मिली थी उसके कारण इनके पास रिच रिसोर्सेज आ गए थे। फ्रेंच हैड ओनली वन स्ट्रॉन्ग बेस एट पौंडीचेरी। इसके मेजर बेस दो ही देखे थे हमने, और एक स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ था? केवल पौंडीचेरी। तो इससे एंड ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर यूरोपियन पावर्स एंड नाउ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर प्रिंसली स्टेट्स। इसके अंदर यूरोपियन पावर्स पे मेजरली अब तक पूरा कंट्रोल हमने देख लिया। डच को, पोर्चुगीज को हराया, डच को हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया। अब ये लोग किसको हराएंगे? प्रिंसली स्टेट्स को। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरीके से कंट्रोल में आ रहे हैं। अब प्रिंसली स्टेट्स का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।